हेलो दोस्तों, दिस इज़ हर्ष अरोरा फ्रॉम डीडी एंटरटेनमेंट। आज हमारे साथ में एक ऐसी उम्दा कलाकार, राइटर और डायरेक्टर हैं जिनका नाम है करण राजदान जी, जिनको हमने 80 और 90 के दशकों की फिल्म में देखा है। इनकी सबसे अच्छी बढ़िया जो डेब्यू फिल्म थी डिस्को डांसर, यस। डिस्को डांसर एंड कसम पैदा करने वाले की। सो नेक्स्ट टू करण राजन हम जानेंगे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका एंट्री टू एनएसडी एंड एंट्री टू आपका उनका सफ़र, फिल्मी सफ़र। थैंक यू। सबको मेरा नमस्कार, आदाब। मेरा सफ़र कुछ 15-16 साल में शुरू हो गया था जब मैंने इप्टा ज्वाइन किया और प्ले करने लग गया थिएटर। और मुझे अब भी याद है कि मुझे पहले प्ले में MS सत्यू साहब, जिन्होंने गर्म हवा बनाई थी, एक बहुत ही अवार्ड विनिंग फिल्म। जी हाँ, जी हाँ। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया था और वो मिट्टी की गाड़ी में, जिस पे बाद में उत्सव फिल्म भी बनी, उस प्ले पे, मिर्च कटक पे, तो उसमें मैंने शकार का रोल किया था और उसमें कुछ गाने वाने भी थे, वो भी गाए थे। तो 16-17 साल की उम्र में मेरा एक सफ़र शुरू हो गया था इप्टा में। उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया। वहाँ 3 साल में मेरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि जो इब्राहिम अलकाजी साहब थे हमारे टीचर, वो एक ऐसे टीचर थे जिसकी मिसाल देना दुनिया में बड़ा मुश्किल है। कोई दूसरा उन जैसा हो नहीं सकता। इतने ग्रेट टीचर वो। तो वापस आया तो मेरी फैमिली गुलजार साहब की फैमिली को जानती थी। तो क्योंकि मैं मुंबई से था तो जाहिर है मुंबई वापस आना था। 3 साल बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास होके तो गुलजार साहब से मिलवाने मेरे चचा मुझे ले गए और उनके भाई के घर। तो भाई भाभी जी थे, गुलजार साहब थे और तो बातचीत हुई। फिर मैं क्योंकि बांद्रा में रहता हूँ और गुलजार साहब भी बांद्रा में ही रहते हैं, तो आना जाना मेरा उनके साथ सुबह के वक्त काफ़ी होने लगा। तो मैंने उनको बताना शुरू किया कि मैं लिखता भी हूँ। तो इस दौरान उन्होंने मुझे, क्योंकि वो डायलॉग्स लिख रहे थे ज़रा सी ज़िंदगी करके एक फ़िल्म का, तो के बालचंद्र जी, और उसमें कमल हसन हीरो थे, के बालचंद्र जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे उसमें कास्ट करवा दिया। तो डिस्को डांसर कसम पैदा करने वाले की मुझे राही मासूम रज़ा साहब के कारण मिली, जो उन फिल्मों के राइटर थे, और ये ज़रा सी ज़िंदगी गुलजार साहब के कारण मिली। इसी दौरान गुलजार साहब ने देखा कि लड़का लिखता है, तो कहानियाँ सुननी शुरू की और मेरी एक कहानी ख़रीद ली एक दिन। तो मैं तो बिल्कुल ही खुशी से फूला नहीं समाऊं। वो फिल्म किस प्रोड्यूसर के प्रॉब्लम के करके बन नहीं पाई, लेकिन मुझे उन्होंने इतना भरोसा दिला दिया कि तुम एक राइटर हो, वरना मैं तुम्हारी कहानी कैसे खरीदता। तो वहाँ से मेरा राइटर का एक जन्म हुआ और फिर मैंने रजनी लिखा। अच्छा, सीरियल? जी हाँ, सीरियल रजनी सीरियल। तो मैंने रजनी लिखा और बाशु चैटर्जी उसके डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे, और उसमें मेरी मुलाकात प्रिया से हुई। बाद में मुझे बाशु चैटर्जी साहब ने कहा कि तुम इसके हस्बैंड का रोल भी कर लो, क्योंकि रोल ज़्यादा नहीं है, मुझे कोई एक्टर नहीं मिल रहा है। तो अब मैंने कहा बाशुदा, अब तो मैं राइटर हूँ, अब 6 महीने से मैं रजनी लिख रहा हूँ, अब ये रोल कहाँ से आप करवा रहे हो? कहते हैं यार पूरे दिन तुम भी रहोगे सेट पे, तो कुछ चेंज वेंज करना होगा तो आपस में मशवरा करके कर लिया करेंगे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो इस तरीके से मैं रजनी का राइटर भी था और उसमें मैंने प्रिया के हस्बैंड का रोल भी किया, यानी रजनी के हस्बैंड का। फिर असली ज़िंदगी में प्रिया से शादी हुई और उसके बाद शेखर कपूर ने मुझे देख लिया, तो उसने मेरी एक स्क्रिप्ट पढ़ी, तो उसने एक आइडिया दिया जिससे दुश्मनी करके फिल्म, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, अनुपम खेर, उसने जन्म लिया। वो मैंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स लिखे। फिर लक्ष्मण रेखा लिखी और फिर आई 4 फिल्में अजय देवगन की,
जो सुपर डुपर हिट रही मेरी, दिलवाले, जिसमें गाना बड़ा मशहूर है कि जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। दिलवाले बहुत बड़ी हिट हुई। फिर दिल जले लिखी मैंने, उसमें वो गाना बड़ा हिट हुआ। एक तो शाम है धुआं धुआं, वो भी हिट हुआ था, लेकिन वो गाना जो ज़्यादा हिट हुआ वो था हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो ये जावेद साहब ने गाना लिखा, अनु मलिक ने इसका म्यूज़िक दिया। और दिल जले में मेरी कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई, दिलवाले में पसंद आई। उसके बाद मैंने दीवाने और क़यामत, ये 4 पिक्चरें अजय देवगन के लिए लिख दी। फिर मैं डायरेक्टर बन गया, क्योंकि बीच में तहकीकात मैंने प्रोड्यूस किया, तो उसका राइटर भी मैं था। लेकिन क्योंकि तब मैं डायरेक्टर नहीं था, सिर्फ राइटर था, मैं डायरेक्टर बना नहीं था, तो मैंने शेखर कपूर से कहा कि मैंने कहा भाई मेरा जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो तो कुछ भाग गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं उसके साथ। तो शेखर ने कहा मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा तुम तो बड़े महंगे हो यार तुम मेरे को एज अ प्रोड्यूसर डुबो तो नहीं दोगे। तो उसने कहा नहीं यार, तू तो दोस्त है मेरा, मैं कैसे कर सकता हूँ, यूर लाइक अ यंगर ब्रदर। तो पायलट तहकीकात का शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया। लेकिन वो करने के बाद वो बैंडिट क्वीन का बैकग्राउंड म्यूजिक करवाने नुसरत फतेह अली खान साहब से चले गए। तो अब मैं आई वॉज लेफ्ट विद द बेबी इन हैंड। अब जो मेरी मेन कास्ट थी विजयानंद साहब और सौरभ शुक्ला, तो मैंने विजयानंद साहब से कहा, मैंने कहा आपने तो ज्वेल थीफ बनाई है, जॉनी मेरा नाम बनाई है, आपने तो न जाने कितनी ब्लैकमेल बनाई है, इस तरह की हिट फिल्में बनाई हैं, तो आपके लिए तहकीकात डायरेक्ट करना तो बहुत ही आसान होगा। तो मैं लिखता रहूँगा, मैं प्रोड्यूस करता रहूँगा, आप डायरेक्ट करिएगा। उनको हम गोल्डी साहब बुलाते हैं, देवानंद साहब के छोटे भाई हैं, सबसे छोटे भाई। तो गोल्डी साहब ने मुझे कहा कि मैं नहीं, तू डायरेक्ट करेगा। तो मैंने कहा सर मेरे को तो डायरेक्शन आती नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि राइटर्स मेक गुड डायरेक्टर्स, बिकॉज़ दे थिंक रिगार्डिंग स्क्रीन। या तो मैंने कहा आप कहते हैं तो मेरी मदद कर दीजिएगा, बिकॉज मैं अटक जाऊंगा कभी कभी। लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की और मैं अटक जाता था और मैं उनकी तरफ देखता था, वो दूर बैठे होते थे लेकिन वो नज़रें फेर लेते थे और मुझे अंदर से इतना गुस्सा आता था। मैंने कहा कि वादा किया था इन्होंने और आज नज़रें फेर ली हैं। करते करते तहकीकात बहुत बड़ा हिट हो गया। सो तहकीकात बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स। 95 to 97, 98 आई ओनली मेड तहकीकात। पहले दूरदर्शन पे आता था, फिर स्टार प्लस पे आता था, फिर जी पे आता था तो वो बहुत बड़ा हिट हो गया। तो एक दिन मैंने गोल्डी साहब से कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आता था जब शुरू में मुझे डायरेक्शन नहीं आती थी और मैं आपकी तरफ देखता था और आप नज़रें फेर लेते थे। तो उन्होंने मुझसे बहुत कमाल की बात कही, कहते हैं तब मदद की होती तो आज तुम इतने अच्छे डायरेक्टर नहीं होते। सही है। So he was your guru. He was my guru. He was everything to me because those 3 years, the time that I spent with Goldie साहब, and फिर गोल्डी साहब मुझे बताते थे कि गाइड किस तरीके से उन्होंने बनाई, किस तरीके से तेरे घर के सामने में उन्होंने क्लाइमैक्स से शूटिंग शुरू की, उनकी पहली फिल्म, और ज्वेल थीफ कैसे बनी और किस तरह उन्होंने वो स्टोरी चुन ली और जॉनी मेरा नाम और न जाने कितनी उन्होंने मुझे बातें बताई। तीसरी मंजिल was there. तीसरी मंजिल मतलब मैं क्या बताऊं आपको। शमी अंकल थे उसमें हीरो, उन्होंने मुझे बताया एंड ही हैड गॉन थ्रू अ पर्सनल ट्रेजेडी इन बिटवीन। सो यू नो हाउ गोल्डी साहब रिवाइव्ड हिम बैक, ब्रॉट हिम बैक टू सेट एंड दे वंस अगेन रिवाइव्ड द फिल्म। सो आई मीन मुझे लगता है कि जिस तरह अलकाजी साहब ने मुझे वहाँ ट्रेन किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, गोल्डी साहब ने बगैर मुझे मेरे टीचर बने मुझे न जाने कितनी बातें सिखाई, समझाई। फिर मुझे समझाया कि देख हीरोइन पहले क्यों खूबसूरत लगती थी,
कहते हैं कि हम ऐसे कैमरामैन को बताते थे कि ये है, ऐसे हम ट्रॉली करेंगे, या ये स्टैटिक शॉट है, तो वो पूरी लाइटिंग उस हिसाब से बैक लाइटिंग करता था, फ्रंट देता था, जैसे की और फिल कहते हैं। कहते अब डायरेक्टर कहेगा मैं राउंड ट्रॉली लूंगा, तो कैमरामैन लाइट कहां से करेगा उसे खूबसूरत? तो तुझे लड़कियों को अगर शूट करना है और खूबसूरत अगर दिखाना है उस पॉइंट पे, तो कहते हैं उसको सही दिखाया कर, सीधा ट्रॉली किया कर, उसको स्टैटिक कर दिया कर कैमरे को, और लाइटमैन को बोला, अपने कैमरामैन को बोला कर अब इसको लाइट करिए, so he will be able to do it. So I mean there are various lessons which he gave me without thinking. और सौरभ शुक्ला को मैंने शिफ्ट करवाया था दिल्ली से बॉम्बे। अब तहकीकात चल गया तो वो 3 साल टिक गया, फिर टिका ही रहा। वो भी राइटर रह चुके हैं आपका? हाँ, पर सौरभ भी राइटर रह चुका है। उसे मैंने कई बार कहा कि तहकीकात लिख तू, मैं थक रहा हूँ क्योंकि कितने एपिसोड्स लिखूंगा मैं। बट वो कहता था कि करण तू अपनी तरह से लिखता है तहकीकात, मैं अपनी तरह से लिखता हूँ, तो ये नहीं हो पाता है। तो यस, वी हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन। उसके बाद क्योंकि मैं डायरेक्टर तो बन ही गया था, तो फिर बाद में मैंने गर्लफ्रेंड बनाई, जो बहुचर्चित फिल्म रही, जिसपे मेरे पुतले जलाए गए। और देखा जाए तो That was on different subject. आज वेब सीरीज में आप उस तरह का कंटेंट हर दूसरी वेब सीरीज में देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे देखेंगे, अमेजोन पे देखेंगे, इवन इन फिल्म्स। और वो फिल्म मेरे पुतले जले, तो उसका एक फायदा हुआ मुझे कि वो पिक्चर 100 डेज हर बड़ी सिटी में करके चली गई। You gained some publicity. तो कंट्रोवर्सी से फिल्म इंडस्ट्री ने ये सीख लिया कि कंट्रोवर्सी में फिल्म को ले आओ तो उससे फिल्म को फायदा होता है। टिकट्स आर सोल्ड बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल फिल्म जिस पे इतना बवाल हुआ था, मेरा ख्याल है। तो गर्लफ्रेंड हुई, फिर उसके बाद मैंने जिम्मी शेरगिल, कादर खान साहब, सतीश कौशिक, प्रेम चोपड़ा जी, इनको लेके उमर बनाई। वो पूरी इंग्लैंड में शूट की, एजेड लोगों की। जी हाँ, वो एजेड लोगों पे थी। उसके बाद मैंने एक मैरिटल रेप पे फिल्म बनाई, मित्तल वर्सेस मित्तल। उसमें ऋतुपर्णा सेनगुप्ता नेशनल अवार्ड 2 बार जीत चुकी थी, उनको कास्ट किया। और आखिर में एक फिल्म मेरी रिलीज जो हुई थी वो थी मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी। वो नो, दैट्स अनुपम खेर। भट्टी ऑन छुट्टी, मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी। और इसमें बच्चन साहब ने एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। जी हाँ, तो बच्चन साहब के लिए मैंने महबूब स्टूडियो पे सेट लगाया था, तो वहाँ वो आए थे और स्पेशल अपीयरेंस दिया था। बाकी सारी फिल्म हमने इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट करके एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बॉर्डर पे, हमने वहाँ शूट की थी। तो मुख्तसर में ये मेरी जिंदगी है। आपकी जिंदगी काफी एक मसाला फिल्म जैसी रही है। सर, इस टाइम आप क्या कर रहे हैं, कौन सा कमाल कर रहे हैं इस बार? मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक नई फिल्म मैंने लिखी है जिसका नाम है फोकट के फुग्गे। फोकट के फुग्गे। तो ये कॉमेडी है, मगर ये बहुत ही गहरी कॉमेडी है। इट्स अ ब्लैक ह्यूमर। It is not really black humor, but it is a reality which I am treating in a humorous manner. मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा इस फिल्म के बारे में, लेकिन ये फिल्म चाइना में भी दिखाई जा सकती है, अमेरिका में भी दिखाई जा सकती है, इंडिया में तो ऑब्वियसली, बिकॉज जो इसका मेन मुद्दा है वो यूनिवर्सल है। जी, सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एट द मोमेंट। इसका एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस साल के एंड में या बिगनिंग नेक्स्ट ईयर we'll be able to release this film. Very good, sir. तो सर, आपका ये फैमिली बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो फिल्मी है कि नॉन फिल्मी था? मेरा फैमिली बैकग्राउंड कम्प्लीटली नॉन फिल्मी रहा है। मेरे फादर
एक रेलवे में गार्ड हुआ करते थे जी। ट्रेन्स में। उन्होंने 45 की एज पे यूनियन के वो प्रमुख हो गए थे, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के चेयरमैन थे। फिर उन्होंने there was early retirement he took, and he went into business. So from the age of 45 till he passed away 62 63, he was years old. So he was into business, and that is how we managed to shift from San Kolivada, where I grew up, to Bandra when I was 17. तो आपकी जो इच्छा थी, जो आपकी जो इच्छा थी फिल्म में आने की, वो कहाँ से आपको लगी, मतलब कि नहीं मुझे आना है आप इसमें, और कैसे आपने वो फैमिली स्ट्रगल कैसे की? दरअसल मेरे पापा के, उन्हें हम सब नाना ही बुलाया करते थे, लेकिन मेरी जो दादी थी जी। वो उनके मौसेरे या मेरे भाई थे, जिनका नाम है जीवन साहब। अच्छा, जीवन द एक्टर। अच्छा, द एक्टर, जिनके बेटे किरण कुमार जी एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और बहुत बरसों से फिल्मों में हैं। तो जीवन नाना और किरण भाई ये घर आया करते थे फैमिली के साथ, और हम इनके घर जाया करते थे संडेज को। तो मैं ये नहीं कह सकता कि उनके कारण मैं इंडस्ट्री में गया, लेकिन ये ज़रूर है कि जो चाह पैदा हुई शायद वो उन्हीं को देख के हुई होगी। मगर ये है कि उन्हें कुछ बताया नहीं मैंने, और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया। बाद में अब तो किरण भाई मिलते हैं और जीवन नाना गुजर गए हैं, बट किरण भाई is quite proud of, I think, what I'm doing. So that is my only connection to films. अच्छा, वहाँ से आपकी एक मतलब प्रेरणा आप कह सकते हैं, या जहाँ से एक सपना जागा। चिंगारी बस। सर एक मिनट। और सर ये जो जैसे कि जीवन कुमार जी थे, वो जो इतने ऐसे बढ़िया एक्टर थे कि जिनको आज भी बड़े बड़े स्टार कॉपी करते हैं, अक्षय कुमार और काफ़ी दूसरे जो रेडियो जॉकीज हैं उनके काफ़ी कॉपी करते हैं। और जैसे कि ये, अच्छा उसके बाद में आपने मतलब कि ये गए NSD में। वेरी गुड सर। सो आज हमारे साथ करण राजदान जी, और साथ में आज इनकी भविष्य में और भी फिल्में आएंगी और भी अच्छी सीरियल्स हमको मनोरंजित करेंगे। हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच, DD एंटरटेनमेंट, हर्ष अरोड़ा। थैंक यू सर। अच्छा सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, ये DD दूरदर्शन जो है